अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चन प्लान किया है दिस इज़ नवंबर 12 वेरिएंट 35 फिजिक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट हाउ द मोशन ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। मेजर एंड रिकॉर्ड द डायमीटर डी ऑफ द कॉइल पार्ट ऑफ द स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 2.1। दिस द स्प्रिंग, ये वो स्प्रिंग है। स्केल स्प्रिंग का डायमीटर मेजर कर लेते हैं। सी इस तरीके से हमने स्केल को प्लेस किया और स्प्रिंग को उसके सामने रखा और अब हम इसका डायमीटर मेजर कर लेते हैं। इट्स अराउंड 1.4 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, सही। 1.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया। हमने इसके डायमीटर को मेंशन कर लेना है 1.3। डायमीटर इज 1.3 सेंटीमीटर। अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ डी जो आपने मेजर किया, इसका अनसर्टेनिटी बता दें। अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, 0.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1.3 टाइम्स 100। इस फॉर्मूला से आप इसका अनसर्टेनिटी मेजर कर लेंगे। इसे आप 0.3 भी ले सकते हैं, 0.4 भी ले सकते हैं। अनसर्टेनिटी का डिफरेंट वैल्यूज ली जा सकती हैं एज पर एग्जामिनर्स रिपोर्ट। अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट इज प्लेस द मेटल स्ट्रिप थ्रू द स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 2.2। द लेंथ x of the coil part of the spring below the metal strip should be approximately 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मेटल स्ट्रिप है, इसे मैंने सस्पेंड करना है। इसे मैंने माउंट कर देना है, पहले क्लैम्प कर दूंगा। उसके बाद ये स्प्रिंग सस्पेंड करना है। स्प्रिंग के बॉटम पे जो इसके नीचे मेटल स्ट्रिप के नीचे वाला जो लेंथ है स्प्रिंग का, वो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी तरह अरेंजमेंट देखते हैं। ये वो मेटल स्ट्रिप है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेटल स्ट्रिप मैंने क्लैम्प कर दिया है, लाइक दिस। इस तरीके से इसे क्लैम्प कर दिया। इसे क्लैम्प करने के बाद इस स्प्रिंग को एडजस्ट करेंगे इस पर और 1.5 सेंटीमीटर बिलो द मेटल स्ट्रिप। तो मैंने इसे मेजर कर लिया 1.5 सेंटीमीटर और तकरीबन मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद एक दफ़ा वापस री मेजर कर लेना है। दिस इज 1.4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली 1.5 सेंटीमीटर ही हो गया। तो हम इसे मेंशन कर देते हैं। x इज 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। कैलकुलेट द वॉल्यूम v बाय द गिवन इक्वेशन v इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर्ड x ऑन 4। तो जो d है बेसिकली आप डायमीटर लेंगे, आपने जो फर्स्ट पार्ट में लिया था दिस वन 1.3 सेंटीमीटर, और इस डायमीटर का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके हम इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। Result is 1.99 centimeter cube because the d is in centimeter.
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आमतौर पे बच्चे एक सवाल करते हैं कि इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिए जाएं वॉल्यूम का वैल्यू को। आप जानते हैं कि 1.3 सेंटीमीटर इज़ योर रॉ डेटा हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो यू आर अलाउड टू राउंड ऑफ योर रिजल्ट ईदर एट 2 और 3। तो मैंने 1 मोर करके वी को 1.99 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। क्लैम्प द मेटल स्ट्रिप सो दैट इट इज हॉरिजॉन्टल विथ लूप ए of the spring at the top. Gently hang a mass of 300 gram from loop B as shown. लूप A जो है बच्चों ये इसके ऊपर वाला जो लूप है और लूप B ये नीचे वाला लूप है। इन्हें बोला जा रहा है लाइक अगर ये वो इसका स्प्रिंग का दूसरा मैंने सैंपल लिया तो दिस इज लूप A एंड दिस इज लूप B और बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे सस्पेंडेड है स्प्रिंग। Ensure that the base of the mass hangs approximately 20 सेंटीमीटर above the bench। अब मुझे ये 300 ग्राम का मैथ सस्पेंड करना है और इसकी बेस को तकरीबन 20 सेंटीमीटर पे सेट करना है, तो इसे सेट कर लेते हैं। ये 300 ग्राम का मैथ, 100 ग्राम मैथ हैंगर, देन 100 ग्राम, 200 एंड देन 100 ग्राम, 300 को हमने यहाँ पर सस्पेंड किया। लाइक दिस। अच्छा, अब इसकी हाइट को सेट करना है अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा है, इसे 20 पे लेके जाते हैं अंदाजे से, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। इसे एग्जैक्टली 20 करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अराउंड 20.2। दैट्स गुड। द नेक्स्ट पार्ट इज, इसके बाद वाले पार्ट पे चले जाते हैं। स्लोली and gently pull the mass towards the bench approximately 1 centimeter. Release the mass and watch its movement. The mass will move up and then down, completing a cycle as shown in figure 2.4. One complete cycle. Up, down, up and then down. Measure and record the time for at least 10 cycles. Record enough readings to determine an accurate value for the time capital T taken for one complete swing. इस वाले पार्ट को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया स्मॉल t1 इज टाइम 1 फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स, विल परफॉर्म फॉर 10 साइकिल्स, एंड t2 अगेन फॉर 10 साइकिल्स। अच्छा, उन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर इसे डिस्प्लेस करें, अंदाजे से करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। It's 5.25 seconds. T1 is 5.25 seconds for 10 cycles. Let us repeat it for the other value of time. Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's 5.22 seconds. तो दो वैल्यूज आ गई मेरे पास 5.25 5.22। अब हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज इज गोइंग टू बी 5.24 एवरेज टाइम, 5.25 प्लस 5.22 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज टाइम इज 5.24 seconds। Now we need to calculate capital T। कैपिटल T के लिए आप क्या करेंगे, 5.24 को डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। आंसर इज 0.524। 0.524। वर्किंग चेक कर लीजिए जरा। अगले पार्ट पे चलता है। रिमूव द मास फ्रॉम द स्प्रिंग। Remove the spring from the metal strip. Repeat B1 making X approximately 1 centimeter. Measure and record X. उसके बाद क्या करेंगे? Repeat B3 and C mean we need to take the time period for the oscillation of the mass. उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट बाद में करते हैं। V और T वॉल्यूम और कैपिटल T मेजर करना है। Let us perform it.
1 सेंटीमीटर पे सेट करना है। तो पहले मैं ऐसे मार्क ले लेता हूँ, देखिएगा इस तरह से, दिस द होल स्प्रिंग। पहले मैंने स्प्रिंग के ऊपर इस तरीके से स्केल रख के मार्क रेफरेंस ले लिया बच्चे कि कौन से कॉइल पे 1 बनता है। तो इस वाले कॉइल पे अप्रॉक्सीमेटली ये इस कॉइल पे 1 बनता है एट दिस कॉइल, एंड इट्स 1.1। तो अप्रॉक्सीमेटली बोला मुझे, मैंने इसे 1.1 पे सेट कर दिया। इस तरीके से आप इसे 1.1 पे सेट करेंगे, और 1.1 पे सेट करने के बाद मैंने इसे वापस से सस्पेंड कर दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 1.1 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर मुझे रिपीट करना है, कैपिटल T रिक्वायर्ड है, स्मॉल t1 इन सेकेंड्स, स्मॉल t2 इन सेकेंड्स, और फिर उनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज के बाद उससे हम कैपिटल T कैलकुलेट कर लेंगे। वापस से मैं सस्पेंड किया, 20 सेंटीमीटर हाइट इसका एडजस्ट करना है, अप्रॉक्सीमेटली वही होगा, इट्स 22। अच्छा, मेक श्योर इससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको वापस से 20 करें, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। यू मे कंटिन्यू एट दिस पोजिशन। Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4.50 seconds. 4.50 seconds. I'll reset the stop clock. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4.56. एवरेज दे देते हैं 4.50 प्लस 4.56 डिवाइडेड बाई 2, एंड द एवरेज टाइम इज 4.53। 4.54, 4.5 प्लस 4.56, 4.53, 4.53. This is the time for average time for 10 cycles. Now we will simply divide it by 10 to get capital T, and the capital T is 0.453. 0.453 seconds कैपिटल T आ गया। इसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। दिस टाइम द हाइट विच इज x इज 1.1 सेंटीमीटर, तो हमने इसे फॉर्मूला में प्लेस कर लेना है। d इज 1.3 सेंटीमीटर, so v इक्वल्स टू पाई d स्क्वायर्ड x ऑन 4, पाई d स्क्वायर्ड x ऑन 2, पाई d is 1.3 which is constant times x is 1.1. 1.3 squared times 1.1, 5.84 divided by 4, 1.46 volume, 1.46, पहले वॉल्यूम था 1.99, दिस टाइम इट इज 1.46। अच्छा, पहले का जो वॉल्यूम था 1.99 था, हम जानते हैं कि इफ़ वी कंसिडर अ सिलेंडर, एनी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, base area times height, if there is more height, more volume of the same cylinder, if you reduce the height, so the volume is getting reduced. First it was 1.5 centimeter, the volume was 1.99, where pi is constant and the value of d is constant. So when you decrease x, which is height of the cylinder, you will get a smaller volume of cylinder. So this time it is 1.46 centimeter cube.
बिकॉज इट्स वॉल्यूम। जनाब अब हमने क्या करना है, दो सेट्स हमारे पास रेडी हो गए हैं। इन दो सेट्स के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। इट इज सजेस्टेड दैट द रिलेशनशिप between capital T and V is T equals to KB, where K is the constant. Using your data, calculate two values of K, first value of K, second value of K. Justify the number of significant figures that you have given for your values of K. इस वाले पार्ट को भी अभी कंप्लीट करते हैं। अच्छा बच्चों, इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। वी नीड द वैल्यूज ऑफ K, K1 मालूम करेंगे और K2 मालूम करेंगे। K1 हो जाएगा K इज इक्वल टू, लेट अस मेक K द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, K इक्वल्स टू T स्क्वायर्ड अपॉन V। K इज इक्वल्स टू T स्क्वायर्ड ऑन V। अच्छा, अब पहले सेट में T स्क्वायर्ड और V चाहिए। V था 1.99 और वहाँ पे T था 0.524 0.524 का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम था 1.99। हमने 1.99 लिखा। K2 पे आ जाइए, ये रहा वॉल्यूम और ये रहा टाइम। 0.453 स्क्वायर ऑन 1.46। अच्छा जनाब, इन दोनों K की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.524 स्क्वायर ऑन 1.99, 0.1379 और बहुत बड़ा डेटा आ गया है। अब देखिए आपके रॉ डेटा के अंदर ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों और ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम अपने कैलकुलेटेड डेटा को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही राउंड ऑफ करते हैं। 0.138। दूसरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.453 स्क्वायर्ड अप ऑन 1.46, 0.141। ये दो रिजल्ट्स आ गए। अब क्वेश्चन ये है, जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट यू हैव गिवन फॉर द वैल्यूज ऑफ K। Hence the raw data contains 3 significant figures capital T and V as per accuracies of the instruments I have also given 3 significant figures for the results। क्योंकि ये जो आपका राउंडिंग होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ये आपके प्योरली रॉ डेटा पे डिपेंड करते हैं और रॉ डेटा हमारा इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट्स इन F1 सपोर्ट द सजेस्टेड रिलेशनशिप K लार्जर माइनस K स्मॉलर ऑन K लार्जर टाइम्स 100। So K larger is 0.141 minus 0.138 on 0.141 times 100, और if it is more than 20 तो हम बोलेंगे it does not। 0.141 minus
0.138 divided by 0.141 times 100. Result is 2.13, which is less than and equal to 20%. तो हमारा जवाब हो गया yes, my observations and the obtained results support it as the percentage difference between the constants is under the limit. जवाब लिख दिया. अब अगले पार्ट वही है, डिस्क्राइब 4 सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी और लिमिटेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर द एक्सपेरिमेंट. ये मैं कहता हूँ कि इसका पहला पार्ट हमेशा एक ही लिखा करें. 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ ए वैलिड कंक्लूजन. इसका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा टेक more sets of readings, comma, plot the graph and compare the constants. अच्छा जनाब, अब दूसरे एरर पे बात कर लेते हैं इसकी. हम ये भी कह सकते हैं कि oscillations were too fast, causing inappropriate measurement of time. एक और एरर लिख लेते हैं. diameter measurement may include parallax error due to inappropriate instrument. Because we know for the cylindrical objects we better use vernier calipers. और फोर्थ लिख देते हैं कि the value of x is too small and contain larger percentage अनसर्टेनिटी. ये वाला पॉइंट भी आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपको गिवन डेटा हो आप उसे बोलें कि द डेटा गिवन इज़ स्मॉलर, वी बेटर टेक अ लार्जर वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा टू डिक्रीज द अनसर्टेनिटी. डेटा जितना कम होगा उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, जितना डेटा लार्जर होगा उतना अनसर्टेनिटी कम होगा. और यहाँ पे आप इसी के इम्प्रूवमेंट लिख सकते हैं. उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ मुलाकात होती है. टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम.